हेलो फ्रेंड्स, मैं तौसीफ रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल देश टाइम। दोस्तों, बात करेंगे हिंदुस्तान की सियासत के ऊपर और हिंदुस्तान का सियासत और हिंदुस्तान के सियासतदान लोग जो हैं वो किस तरीके की सियासत कर रहे हैं, किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, किस तरीके का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अरबाज़ भाई। और मैं अरबाज़ भाई से जानने की कोशिश करूँगा क्योंकि अरबाज़ भाई एक अच्छे खासे यूट्यूबर हैं और सियासत की नज़रों पे जो है सियासत की बातों पे इनकी पैनी नज़र रहती है। मैं इन्हीं से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके के हालात चल रहे हैं, काफ़ी स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं और किन मुद्दों और किन मसाइलों पे ज़्यादा बातें होती हैं। अरबाज़ भाई, मैं आपके इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है आपका कि जो आपने मुझे प्लेटफॉर्म को अपने मौका दिया है। और बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। अरबाज़ भाई, सबसे पहला मेरा सवाल ये है आपसे कि हिंदुस्तान की सियासत जो चल रही है और जो सियासतदान लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनका बेस क्या चल रहा है अभी की नज़र में आपको? बेस क्या है कि देखिए, यहाँ मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि ये लड़ाई एक्चुअली में दो परिवारों की है। एक परिवार है जिसमें कुछ लोग हैं, नेता मान लीजिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन मान लीजिए, यानी मात्र 1% लोग जो पूरे इस देश को चला रहे हैं। 1% में गिनती होती है उनकी, ठीक है, चाहे वो गोदी मीडिया के पार्ट रहे हों या नेता रहे हों या बिजनेसमैन रहे हों। दूसरी तरफ एक परिवार है बड़ा जिसमें 99% लोग हैं, तो एक्चुअल में वो इमोशनल परिवार है। तो हालांकि भले से ये जो छोटा परिवार है ये वो चालाक परिवार है और इसने हमेशा कोशिश की है कि इस बड़े परिवार पर हुकूमत की जाए। तो एक्चुअल में ये नेता ना होकर के अब ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इस बड़े परिवार पर हुकूमत करना चाहते हैं। और ये लड़ाई जो है अब नेता की कैटेगरी से अब हटा करके इसको ये देख लीजिए कि किस तरीके से इस बड़े परिवार को हम बेवकूफ़ बना सकते हैं। अगर मैं खुले शब्दों में कहूँ तो राजनीति ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, तो इनका जो मैंने एक बार अभी ज़्यादातर स्टेट्स में अरबाज़ भाई इलेक्शंस चल रहे हैं जी, अगर मैंने इनका जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितनी भी अभी तक देख रहा हूँ, सब कहीं ना कहीं एक तरफा ऐसा राउंड होता है कि विकास की बात कोई नहीं कर रहा, एजुकेशन सिस्टम की बात कोई नहीं कर रहा, बस सिर्फ एक ही पॉइंट लगाते हैं वो लोग, धर्म की राजनीति। इसका क्या मकसद? एक्चुअली बहुत सस्ता कंटेंट है। इस कंटेंट पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि कहता है जब आप रोज़गार की बात करते हो तो आपको आउटपुट देना पड़ेगा। स्कूल की बात करते हो, स्कूलिंग की बात करते हो, जॉब्स की बात करते हो, या मान लीजिए सड़क की बात करते हो या पानी की बात करते हो, उसमें आपको देना पड़ता है, ठीक है, आउटपुट देना पड़ता है। और देखिए, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी करता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि जैसे केजरीवाल पानी देता है, बिजली देता है, स्कूलिंग देता है, सारी चीज़ें अच्छी दी हैं, बट कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग उससे नाराज़ हैं। सिर्फ ताहिर वाले मामले को लेकर, ये तबलीगी जमात वाले मामले को लेकर, यानी वो बंदा 5-6 चीज़ें दे रहा है लेकिन उसके बाद भी लोग नाराज़ हैं। क्यों? वो जो कहीं ना कहीं रिलीजियस एंगल है वो असर करता है। और वो उसकी शुरुआत कैसे हुई है, 15-20 साल, 25 साल, 30 साल से जो संरचना हमारे दिमाग में डाली गई है उसका असर पड़ता है। और कहीं ना कहीं इसी के नाम पर जो राजनीति की जाती है वो सस्ती राजनीति हो जाती है। एक नेता को बहुत आसान होता है ये बोलना कि हिंदू के नाम पर वोट मांगना या मुस्लिम के नाम पर वोट मांगना, ये बहुत आसान है, क्योंकि अगर वो स्कूल के नाम पर वोट मांगेगा तो उसे आउटपुट देना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है कि जो रिलीजियस वाली राजनीति है एक तरह से घटिया राजनीति तो है, बट नेताओं की नज़र से देखा है तो उनके लिए बहुत अच्छा एक मुद्दा है, क्योंकि यहाँ आपको कुछ देना नहीं है, एक वादे करने। अच्छा, तो अरबाज़ भाई, ऐसा नहीं लगता है कि जो अभी का जो सियासी है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है? इंसान की जज्बात की कदर नहीं है, जो उनको सही में चाहिए एक्चुअल चीज़ में, वो चीज़ अब अभी हाल ही 2016 के बाद से ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस की राजनीति थी तो कांग्रेस के वक्त में ऐसा बहुत कम था, मगर अभी का जो है ये चीज़ जो है वो हाई लेवल पे, चरम सीमा जिसको कहते हैं, वो है। यार देखो, क्या होता है कि राजनीति इसे ही कहते हैं कि जब आप विपक्ष होकर कांग्रेस को आप एक्सपोज करने की कोशिश करो। जैसे अभी आपने कांग्रेस की बात की, मैं ये पूछता हूँ कि एज ए नागरिक आप क्या हैं, तो आप बोलते हैं नागरिक है। अगर कोई इंसान आकर आपसे कहता है कि आप विपक्ष हो, तो आप क्या हो गया, यार मैं विपक्ष नहीं हूँ। हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एज ए नागरिक, अगर देश के आप जिम्मेदार नागरिक हो तो आप उल्टे विपक्ष ही होते हो। अगर आप 139 करोड़ लोगों ने किसी एक इंसान को राजा बनाया है और वो उस समय सरकार में, तो जो 139 करोड़ लोग हैं वो एक्चुअली विपक्ष ही माने जाते हैं। तो हमें ये स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि हम कौन हैं। हम विपक्ष हैं, और हम विपक्ष होकर हम खुद विपक्ष को ख़त्म कर रहे हैं। आज हम ही तो कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको अपनी वैल्यू समझनी पड़ेगी। आपको केवल ये अधिकार नहीं है कि आप वोट दिया है, आपको ये भी अधिकार है वोट देने के बाद कि बिजली का बिल कितना हुआ या पेट्रोल के प्राइस कितने बढ़े, कितनी जॉब्स मिली या नहीं मिली, इसका हिसाब कौन रखेगा? अगर आप वोट दोगे तो क्या वोट देने का अधिकार थोड़ी नहीं है? वोट के साथ ये भी तो जानने का अधिकार है कि हमने जो वोट दिया है क्या उस वोट की वैल्यू मानी जा रही है
या फिर वोट को सिर्फ एक काउंटिंग के नज़रिए से या मात्र आप एक दिन के नागरिक हो, जिस दिन वोट देने आते हो आप उस दिन के नागरिक थोड़ी नहीं हो, आप नागरिक तो पूरे 5 साल के लिए होते हो ना। बिल्कुल। तो वो चीज़ जिम्मेदारी होती है। अच्छा, तो अरबाज भाई एक बात मेरा यहीं पे ये कहना है कि जो अभी सेंट्रल में गवर्नमेंट है जी उसके ऊपर आपका क्या नज़रिया, ये बताइए। यार सिंपल सी बात है, इस देश में आप इमोशनल लिंचिंग इसे कहते हैं कि जब आप किसी भावनाओं के साथ खेलते हो। मैंने आपको पहले भी कहा कि इस देश में कौन कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकता है। जैसे आपने सनी देओल की मूवी देखी होगी तो उसमें वो कहता है कि नल उखाड़ लाता है पाकिस्तान में। हम सबको पता है कि प्रैक्टिकली और लॉजिकली कोई नल उखाड़ के नहीं ला सकता, और लोगों को पता है झूठ बोल रहा है, बट देखने में मज़ा आता है। हमारे देश के पीएम मोदी जी हैं, वो कई सार लॉजिकली झूठ बोलते हैं और लोगों को पता है ये बंदा झूठ बोल रहा है, बट उन्हें सुनने में मज़ा आ रहा है। जब बोलने वालों को सुनने वालों को पता चल जाए कि बोलने वाला भी झूठा है और सुनने वाले भी झूठे हैं, तो फिर तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो वादे किए थे उसमें से कितने फुलफिल हुए, और अगर आप धर्म के नाम पर वोट दिया है तो क्या आउटपुट आपको रोज़गार मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अगर आपने वोट ही धर्म के नाम पर दिया है कि मंदिर वहीं बनेगा तो मंदिर में बन गया, फिर आप रोज़गार की बात मत करो। अगर आपने ये कहा था 370 हटेगा तो हट गया, फिर आप रोज़गार की बात क्यों कर रहे हो? भाई आपने जिस लिए वोट दिया था वो तो आपका काम कर ही रहे हैं ना। उन्होंने मंदिर बना दिया, 370 भी हटा दिया, ट्रिपल तलाक में कानून भी लिया है, तो आप खुश रहो, आप रोज़गार मत मांगो ही मत। मोदी का विरोध करते हो, वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं है। उन्हें ये पता नहीं है कि सरकार को क्रिटिसाइज़ करना ही नागरिक की पहचान होती है। जिस दिन उन्हें ये महसूस हो जाएगा कि सरकार को क्रिटिसाइज़ करना या सरकार से सवाल करना ही एक नागरिक की पहचान है, उस दिन वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप मोदी की बुराई क्यों करते हो। ऐसा आप एक जर्नलिस्ट हो, आपसे बहुत सारे लोग आते होंगे, वही कहते होंगे यार कि तुम भी तो वही काम कर रहे हो। सरकार मतलब गोदी मीडिया सरकार की तारीफ़ करती है और आप बुराई कर रहे हो। अरे भाई बुराई करना आपका धर्म है। सरकार से सवाल करना ही तो आपका धर्म है। सरकार की अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार सरकार अच्छा भी तो काम करती है। हाँ करती है, बट उसका एक डिपार्टमेंट होता है PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, वो तारीफ़ करेगा। बट एज अ नागरिक आप उसकी बुराई ही करोगे, उसमें कमियाँ ही निकालोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। जिस दिन आप अपने सरकार की तारीफ़ करने लगे, समझ लीजिए आज उस दिन लोकतंत्र की जो हत्या है उसमें आप एक स्टेप उसमें मौका दे रहे हैं। क्या अभी नहीं हो रही है लोकतंत्र की हत्या? हो रही है। नहीं, हत्या तो हो रही है, वो उसका रीज़न दे दिया ना मैंने आपको। हत्या से क्यों हो रही है? ताकि लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें सरकार से सवाल पूछने या तारीफ़ करनी है। लोग कहते हैं आएगा तो मोदी, उधर लोग राहुल गांधी की तारीफ़ करते हैं, उधर लोग ममता की तारीफ़ करते हैं। उन्हें इतना पता होना चाहिए कि एज अ नागरिक आपका काम है कि आपके राज्य में या आपके क्षेत्र में या आपके गांव में जो भी नेता है उसको क्रिटिसाइज़ करें। क्रिटिसाइज़ करने से क्या होगा? वो हमेशा डर में रहेगा, वो अपने वादे को फुलफ़िल करेगा। उसे पता है कि यार मेरे आसपास के जो नागरिक है वो क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं, बट वो जानता है कि अब मेरे जो नागरिक हैं वो एक्चुअली मेरे अंधभक्त बन चुके हैं। और ये अंधभक्त किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, किसी के भी है। राहुल के फॉलोअर उनकी तारीफ़ करते हैं, बिल्कुल। मोदी जी के फॉलोअर उनकी तारीफ़ करते हैं, OBC साहब के फॉलोअर उनकी तारीफ़ करते हैं, ममता के फॉलोअर उनकी तारीफ़ करते हैं। एज अ नागरिक आपका जिम्मेदारी और आपका धर्म है कि आप सरकार से सवाल करें। अच्छा चलिए अरबाज भाई, एक बात ये भी कि जब आपने ममता और वैसी और इन सब का नाम लिया तो हाल ही में बंगाल का इलेक्शन चल रहा है बंगाल के अंदर। हाँ। उसके ऊपर बताइए कि क्या होगा बंगाल के इलेक्शन में, यार क्या देखो, नज़रिया रखते हैं आप? बंगाल के इलेक्शन में मैं सिंपल सा कह दूं कि अगर EVM और चुनाव आयोग अपना हाथ खड़ा कर दे, बीजेपी 100% हार रही है। हम सबको पता है कि बीजेपी का साथ अनऑफिशियल तरीके से किस तरीके से EVM दे रही है, चुनाव आयोग दे रही है। अभी असम में देख लो, बीजेपी ने पैम्पलेट छपाए, 8 अखबारों में विज्ञापन छपाया और क्या बताया कि हम 27 तारीख को जो चुनाव हुआ था पहले चरण में वो सारी सीटें जीत रहे। तो आप कैसे कह सकते हो? उसके बाद जब कांग्रेस ने शिकायत करी तो चुनाव आयोग ने उन 8 अखबार की एजेंसियों को तो नोटिस भेजा, बट बीजेपी को नहीं भेजा। तो चुनाव आयोग किसके पक्ष में? और हाल का मामला तो पता होगा कि EVM में मतलब कार में EVM पकड़ी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें चुनाव आयोग ने जो सफाई दी है उस पर हंसी आती है। चुनाव आयोग कहता है कि एक्चुअल में कार ख़राब हो गई थी, बट जो कार आई वो इत्तेफाकिया बीजेपी की कार होती थी। तो आप ये इसको समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बीजेपी जीरो है। दूसरा रीज़न क्या है कि अभी आप देखोगे तो मोदी जी ने सोनिया गांधी को क्या बोला था, ये जर्सी गाय। शशि थरूर की बीवी को क्या बोला, ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, बट वो ममता को दीदी बोलते हैं। वो इतनी बड़ी लेडी को अलग अलग नाम से बोलते हैं, बट वो ममता के घर में आते हैं तो उनको दीदी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ अगर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी तो वो मेरे लिए नुकसानदायक होने वाली है। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को बंगाल में खतरा है।